नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षक की जो परीक्षा 2018 की थी, उसका ओल्ड पेपर है सामाजिक विज्ञान संकाय का। इसमें एक सामाजिक विज्ञान का एक वीडियो पहले हमने देख लिया है। 21वें क्वेश्चन से आज हम देखते हैं। मुगल शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से व्यापारी पहले भारत आया था? पुर्तगाल। यानी कि मुगल शासन यानी कि जब भारत में शासन कर रहे थे मुगल, तो उस समय व्यापार करने के लिए भारत में सबसे पहले कौन से व्यापारी आए थे? यानी कि पुर्तगाली। सरकार की एक प्रणाली है जिसमें सत्ता का एक केंद्रीय प्राधिकरण यानी कि एजेंसी और देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है। संघवाद। थोड़ा प्रश्न समझना है क्या दोस्तों? सरकार की एक प्रणाली जिसमें सत्ता को एक केंद्रीय प्राधिकरण यानी कि एजेंसी और देश की विभिन्न घटक इकाई के बीच विभाजित किया जाता है। संघवाद। संघवाद आएगा दोस्तों इसमें। आगे देखते हैं दोस्तों। एक प्रक्रिया है जिसमें देश भर के विभिन्न कृषि वस्तुओं के नियोजन, भंडारण, परिवहन, पैकेजिंग और वितरण शामिल होते हैं। कृषि विपणन कहलाते हैं दोस्तों। कृषि विपणन एक प्रक्रिया है जिसमें देश भर के विभिन्न कृषि वस्तुओं का संयोजन, दोस्तों अब इसमें देखना पड़ेगा दोस्तों, संयोजन और भंडारण, परिवहन और पैकेजिंग और वितरण शामिल है। यानी कि कृषि विपणन में सभी आ गए दोस्तों। ग्रामीण विपणन में भी नहीं आएगा दोस्तों ये, और नेटवर्क में भी नहीं आएगा। कृषि विपणन से जाएगा इसमें तीसरे नंबर का पॉइंट। आगे देखते हैं दोस्तों। योजना आयोग की स्थापना 1985 में हुई। कब हुई योजना आयोग की स्थापना? 1985 में। इसमें सन याद रखना पड़ेगा दोस्तों। 1985 में योजना आयोग की स्थापना हुई। आगे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय स्थलों से गर्तवासों के प्रमाण की खोज की गई? गर्तावासों। निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय स्थलों में गर्तावास के प्रमाणों की खोज गई? बुर्ज होम। बुर्ज होम आएगा। गर्तावासों के प्रमाण कहाँ है? बुर्ज होम में। आगे देखते हैं दोस्तों। सामाजिक विज्ञान शिक्षक के सम्मुख सबसे प्रमुख चुनौती होती है। पाठ्य पुस्तक और पुस्तिकाओं को अपर्याप्तता, सेवाकालीन परीक्षण कार्यक्रमों की अपर्याप्तता, उचित मूल्यांकन उपकरणों की तकनीकों का अभाव, दीर्घकालीन उद्देश्यों की प्राप्ति में के लिए अपर्याप्त समय। चौथा वाला सही जाएगा दोस्तों। दीर्घकालीन उद्देश्यों की प्राप्ति के अपर्याप्त समय के लिए। अपर्याप्त समय तो मतलब दीर्घकालीन जो उद्देश्य होते हैं उसके लिए सामाजिक विज्ञान शिक्षक के पास समय नहीं होता है। आगे देखते हैं दोस्तों। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में परस्पर संवादात्मक परिवेश को बढ़ावा देने के लिए सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण है सहकारी अधिगम। यानी कि सहकारी अधिगम सामाजिक विज्ञान की कक्षा में परस्पर संवादात्मक परिवेश को बढ़ावा देने के लिए सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन है? सहकारी अधिगम। व्याख्यान स्पष्टीकरण भी नहीं आएगा दोस्तों। नित्य परीक्षण भी नहीं आएगा और दस्तावेज दर्शाना भी नहीं आएगा दोस्तों। सहकारी अधिगम ही आएगा। 28 का देखते हैं दोस्तों। जांच आधिकारिक अधिगम की पद्धति को छात्रों को समय और समर्थन प्रदान करती है जिसमें वे मूल प्रश्न का आशय समझदार स्वयं के तरीकों के माध्यम से जांच करते हैं, जो निम्न रूप में जाना जाता है। खुली जांच। प्रश्न थोड़ा टफ लेवल का है, इसको समझना पड़ेगा दोस्तों। जांच आधारित अधिगम की पद्धति जो छात्रों को समय और समर्थन प्रदान करती है जिसमें वो मूल प्रश्न का आशय समझदार स्वयं के तरीकों के माध्यम से जांच करते हैं, जो निम्न रूप में जाना जाता है। खुली जांच है दोस्तों।
ग्राम एवं लघु उद्योग समिति को कार्य समिति के रूप में जाना जाता है। ग्राम एवं लघु उद्योग समिति के रूप में जाना जाता है कार्य समिति। वह विधि जो छात्रों के बीच संपूर्ण महत्वपूर्ण सोच कौशल विकसित करने में मदद की नहीं करती है। वह विधि जो छात्रों के बीच महत्वपूर्ण सोच और कौशल विकसित करने में मदद नहीं करती है। कंठस्थ विधि अधिगम, परियोजना अधिगम, सहयोगपूर्ण अधिगम और स्व विनियमित अधिगम। तो उसमें कंठस्थ विधि अधिगम आएगा दोस्तों, तो रटने का काम इसमें नहीं होता है। समस्या निवारण विधि का अवगुण है। समस्या निवारण विधि का अवगुण एक प्राकृतिक विशुद्ध के रूप में व्यक्तिवाद, एक सकारात्मक परिवर्तन लाना, एक ज्ञान को आलसी और आत्मसात करने में मदद नहीं करता है। यह गहन चिंतन के लिए क्षमता विकसित नहीं करता है। यह प्रकृति में विशुद्ध रूप से व्यक्तिवादी है। यह प्रकृति में विशुद्ध रूप से व्यक्तिवादी है। समस्या निवारण विधि का अवगुण है। यह प्रकृति में विशुद्ध रूप से व्यक्तिवादी है। सरकार वित्तीय वर्ष के मध्य अनुपूरक की मांग प्रस्तुत कर सकती है यदि उसे लगता है कि वार्षिक बजट के अनुमान से अधिक धन की आवश्यकता होती है। सरकार वित्तीय वर्ष के मध्य यानी कि जो वित्तीय वर्ष रहता है उसके मध्य की मांग प्रस्तुत कर सकती है यदि उसे लगता है कि वार्षिक बजट के अनुमान से अधिक धन की आवश्यकता है। अनुपूरक आएगा दोस्तों, सरकार वित्तीय वर्ष के मध्य अनुपूरक की मांग प्रस्तुत कर सकती है क्योंकि उसे लगता है कि यानी कि बजट बीच में खत्म हो जाता है तो और अनुपूरक मांग की जा सकती है दोस्तों, तो इसमें अनुपूरक से आएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा समाज विज्ञान की प्रकृति नहीं है। युगों से मनुष्य के विकास का अध्ययन करना, मानव संबंधों का अध्ययन करना, अध्ययन की अव्यर्थवादी पाठ्यक्रम, विभिन्न विषयों का अनूठा संयोजन। दोस्तों जहाँ भी नेगेटिव शब्द आए तो वही सही जाएगा लगभग लगभग। अयथार्थवादी तो तीसरा वाला सही जाएगा, अध्ययन का अयथार्थवादी पाठ्यक्रम। निम्नलिखित में से किसे सीसीए के माध्यम से मापा जा सकता है। सीसीई के माध्यम से केवल छात्रों का शारीरिक मानसिक संबंधी विकास, केवल शैक्षणिक सह शैक्षणिक उपलब्धियां, केवल सह पाठ्यक्रम उपलब्धियां, केवल शैक्षणिक उपलब्धियों का उतार चढ़ाव। इसमें केवल शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक उपलब्धियां यानी कि शैक्षणिक और शैक्षणिक से जुड़ी हुई सभी उपलब्धियां सीसीए के माध्यम से नापा जा सकता है। संविधान के किस अनुसूची में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किए जाने वाले 18 कार्यों की सूची निर्धारित की गई है। 12वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची में क्या की गई दोस्तों, संविधान के किस अनुसूची में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किए जाने वाले 18 कार्यों की सूची निर्धारित की गई है। वो कौन सा सबसे उपयुक्त दार्शनिक दृष्टिकोण है जो सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के माध्यम से छात्रों के बीच संपूर्ण मूल्यों को विकसित करने में सक्षम है। आदर्शवादी दृष्टिकोण। वह कौन सा सबसे उपयुक्त दार्शनिक दृष्टिकोण है जो सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के माध्यम से छात्रों के बीच संपूर्ण मूल्यों का विकसित करने में सक्षम है। आदर्शवादी दृष्टिकोण। वो कौन सा सबसे उपयुक्त दार्शनिक दृष्टिकोण है जो सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के माध्यम से छात्रों के बीच संपूर्ण मूल्यों को विकसित करने में सक्षम है। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के माध्यम से छात्रों के बीच संपूर्ण मूल्यों का अध्ययन करने में सक्षम है। पृथ्वी में सबसे हल्की परत कौन सी है दोस्तों, निचला मेटल, ऊपरी प्रवार यानी मेटल, भूप्रपटी, मेटल कौन, भूप्रपटी, भूपटल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पृथ्वी की सबसे
हल्की परत कौन सी है, यानी भूपर्पटी, भूपटल, यानी कि पृथ्वी के सबसे जो ऊपर की जो पटल रहती है वो सबसे हल्की रहती है। ये बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, सभी को मालूम होगा लगभग लगभग। निम्नलिखित में से कौन सी विधि छात्रों की मन प्रेरक क्षमता को बढ़ाने में सक्षम है? कार्य अनुभव विधि। निम्नलिखित में से कौन सी विधि छात्रों की मन प्रेरक क्षमता को बढ़ाने में सक्षम है? निम्नलिखित में से कौन सी विधि छात्रों की मन प्रेरक क्षमता को बढ़ाने में सक्षम है? कार्य अनुभव विधि। मन प्रेरक क्षमता को बढ़ाने, यानी कि मन की प्रेरणा है उस क्षमता को बढ़ाने में सक्षम है। कौन सी है विधि है दोस्तों? कार्य अनुभव विधि। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में शैक्षिक उद्देश्य नहीं है? मूल्य प्रणाली के रूप में लोकतंत्र का संरक्षण, लोकतंत्र की नागरिकता का निर्माण तथा उसे कायम रखना, पड़ोसी देशों के अधिकार क्षेत्र पर विजय प्राप्त करना, इस पृथ्वी पर लोगों को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, पड़ोसी देशों के अधिकार क्षेत्र पर विजय प्राप्त करना। जहाँ से विजय प्राप्त होती है वो वैसा क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन ऐसा पॉइंट है वहाँ पे नेगेटिव ही जाएगा। पड़ोसी देशों के अधिकार पर विजय प्राप्त करना है सामाजिक अध्ययन की शैक्षणिक में शिक्षक उद्देश्य नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन क्वेश्चन था दोस्तों। आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि भारत में झूम खेती के नाम से जाना जाता है? आदिम पदार्थ व्यापक आदिम पदार्थ कृषि, व्यापक पदार्थ कृषि, व्यापक वाणिज्यिक अनाज खेती, मिश्रित खेती। आदिम पदार्थ खेती, प्राइमेरी सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, यानी आदिम पदार्थ खेती, इसे झूम खेती कहते हैं दोस्तों। दोस्तों मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।